योगी सरकार के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और कोर्ट में प्रभावी पैरवी से एक बार फिर शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले भी एक अन्य गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मालूम हो कि इसके पहले अवधेश राय की हत्या में भी माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल 6 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। गाजीपुर के करंटा थाने में दर्ज केस में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई है। उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार को बांदा जेल से पेश किया गया। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले के आधार बनाकर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट में गत 17 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था। इसके साथ ही बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह चलाने वाले मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं माफिया मुख्तार के 288 सदस्य सहयोगियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ अब तक 156 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही माफिया से संबंधित 175 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसके अलावा गैंग से संबंधित 5 माफिया सह अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। माफिया मुख्तार की गैंग से संबंधित 164 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम तथा 6 अभियुक्तों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण कराया गया है। अभियुक्तों के 215 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध व्यवसाय जैसे ठेका टेंडर फॉर्म भी बंद कराया गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार को पिछले 1 साल में जितने भी मामले में सजा सुनाई गई है, इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। योगी सरकार के कार्यकाल में ऐसे जघन्य अपराधियों का हश्र ऐसे ही होना चाहिए। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है, हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है। भेदभाव, शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है और फिर परिवार है और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो, या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज जो नई भाजपा हम सबके सामने है, पूरे देश में विस्तार है, सबसे बड़ी सदस्यता के साथ साथ अपने एक बेहतरीन संगठनात्मक ढांचे के साथ में अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य कर रही है। वे सभी मुद्दे अक्सर हम इन चीजों को देखते थे, जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी। 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो
अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया। स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान भी कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं, इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद बना करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग अगर किसी ने प्रभावी ढंग से किया है, वह मोदी जी ने करके दिखाया। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और, अगर ये सब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को, जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सब के सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ, उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ, जो भी पार्टी के संस्थापकों ने जिन बातों का उल्लेख स्थापना कालखंड में की थी, सरकार बनने के बाद उनका प्रभावी क्रियान्वयन, यह दूसरा पक्ष भी। अक्सर क्या होता है राजनीतिज्ञों के बारे में, अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है और ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं होता, आचार और विचार में समन्वय नहीं होता। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, तब वह विश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला। यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। याद करिए, जब जनधन अकाउंट के लिए एक आह्वान हुआ था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये तो एक लोगों को जो है केवल एक ख्याली पुलाव खिलाने की बात हो सकती है। लेकिन जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान
एक गरीब के खाते में पैसे देने की बात आई तो पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में पहुंच गया। उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, उसके सामने किसी को चेक लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ, लेकिन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। दूसरा, भ्रष्टाचार पर प्रहार का एक कितना सशक्त माध्यम बना। आज हम सब इस बात को देख सकते हैं कि हम कोई पैसा यहां से भेजते हैं, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, मकान का एक एक पाई गरीब के खाते में जाता है। 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, एक एक पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना का लाभ किसी गरीब को देना है, पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उस तक सीधे पहुंच रहा है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी कैसे हम बना सकते हैं, उपयोगी उसे बना सकते हैं, यह उदाहरण भी पहली बार देश के अंदर किसी ने प्रभावी ढंग से लागू किया। केवल योजना बनाना नहीं, अक्सर होता है बहुत सारे लोग योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया ही नहीं होते, लेकिन यहां तो आइडिया भी मोदी जी के अपने हैं। उनके योजनाओं, उसको योजना का एक स्वरूप देना, यह भी मोदी जी का है, और फिर प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन होना भी, यह पक्ष भी हम प्रभावी रूप से देख सकते हैं। केवल न्यू बीजेपी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया, पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में प्रदेश, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है, और मैंने वहां की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो, और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां की कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया, जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई, तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है।